हेलो एवरीवन, दिस इज विकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मेथड्स सीखेंगे कि अगर हम जिस फंक्शन का लिमिट निकालने जा रहे हैं ना, उस फंक्शन का अगर फॉर्मेट इन सेवेंथ फॉर्मेट में से कोई अगर बन रहा है तो फिर उस पर्टिकुलर लिमिट वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके कुछ एक मेथड्स होते हैं बेसिकली, वो सारे मेथड्स हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आइए, और साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो जा करके देखिए। वहां मैंने बताया था कि ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बेसिकली इसको कहते क्यों हैं ये सारी चीज, और ये कुछ एक डिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? डिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, तो इनको भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज के वीडियो का मकसद है बेसिकली अपने को मेथड सीखना, ठीक है। वो सारे मेथड के बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, इसमें देखिए, इसमें मैंने बताया था ना, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये मैं बताऊंगा, ठीक। जैसे कोई नंबर में इंफिनिटी से या माइनस इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। अगर किसी जीरो में कोई नंबर से, कोई फाइनाइट नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो आता है, ठीक। इसका मतलब कि यहाँ से हम लोग लव, ये पढ़ेंगे लॉ ऑफ लव, ठीक। वहां मैं बताऊंगा कि हम लोगों को जो है इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में अच्छा लगता है, मतलब प्यारा लगता है। जैसे जैसे ही डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आए ना, अगर कोई फाइनाइट नंबर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे कोई इनफाइनाइट नंबर आ जाए तो खुश हो जाना है, क्योंकि उसका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक। समझ में आया? और न्यूमरेटर में अगर जीरो आए और नीचे कोई फाइनाइट नंबर आए तब भी खुश हो जाना है, क्योंकि इसका आंसर जीरो आएगा। इसको मैं बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला बात नहीं होता है, इसीलिए मैं अभी तुरंत लिखवाऊंगा एक स्टेटमेंट, वी लव इनफाइनाइट इन डिनोमिनेटर एंड जीरो इन न्यूमरेटर, ठीक। तो ध्यान रखना, ये सारा चीज जो है आपने पढ़ लेना है लास्ट लेक्चर से। और इसके पहले वाले लेक्चर भी जो है, अभी तक ये 6th लेक्चर है ना, तो आज से पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उन सारे लेक्चर्स को आपने देखना जरूरी है, ठीक। तो जाइए देखिए, उधर मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताए थे आपको, वो आने चाहिए। देखिएगा, तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है ना, दैट कंसेप्ट इज मेथड्स मेथड्स टू इवेलुएट लिमिट लिमिट समझ में आया? मेथड हम लोग पढ़ेंगे लिमिट इवेलुएट करने का। इसमें क्या है ना, कि लिमिट हम लोग निकालते कब हैं, लिमिट निकालते कब है। तो लिमिट हम लोग जनरली तब निकालते हैं जब x टेंड्स टू a ऐसे लिखा हुआ रहेगा, मतलब x इक्वल्स टू a पर हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं किसी फंक्शन f(x) का, ठीक। समझ में आया? तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे ना, वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, कि x जहां जहां है ना, वहां वहां डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू पुट कर दो। ये लिमिट जो है ना, x टेंड्स टू a, जिस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ हम जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बनेगा, f ऑफ a बनेगा। f ऑफ a मतलब जो भी आएगा, ठीक है। ये f(x) कुछ भी हो सकता है, जैसे ये f(x) जो है hx बाई gx टाइप का हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। उसके अंदर डायरेक्टली सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिमिट जो है ना x टेंड्स टू a, मतलब जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकालने जा रहे हो इस फंक्शन का, उस पॉइंट को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसके देखिए क्या क्या आंसर, इसके दो आंसर बन सकते हैं, या फिर इसके तीन आंसर कह लो, ठीक है। इसके कितने आंसर बन सकते हैं, तीन आंसर बन सकते हैं। कौन कौन से आंसर बन सकते हैं? तो पहला आंसर कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा, फाइनाइट नंबर, ठीक। और फाइनाइट नंबर आ जाएगा ना, तो हम बोलेंगे कि यही लिमिट का आंसर होगा, यही लिमिट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि इनफाइनाइट आ जाए। डायरेक्टली जैसे ही हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किए तो क्या आ गया आंसर, इनफाइनाइट आ गया। उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे कि यही आंसर होगा, भले ही इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर किया। इस केस में हम लोग क्या बोल देंगे, लिमिट, लिमिट को डायरेक्ट शॉर्ट में LT लिख देता हूं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये बोल देंगे।
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर अगर कोई फाइनाइट नंबर आए वही इस फंक्शन के लिमिट का आंसर हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। और अगर अच्छा थोड़ा सा बता के देखिएगा, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि अगर फाइनाइट नंबर आए ना तो वही आंसर हो जाएगा इस फंक्शन के लिमिट का इस पॉइंट पे, और अगर इनफाइनाइट आंसर आए ना तो फिर क्या बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तीसरा आंसर क्या संभव हो सकता है, तो तीसरा कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ये सातों में से कोई भी बन सकता है, बोलो हाँ या ना। ये मैंने जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बताया था, एक 0/0 और दूसरा क्या बताया था, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, एंड थर्ड क्या बताया था, थर्ड बताया था 0 इंटू इनफाइनाइट, और फोर्थ क्या बताया था, वो था 0 रेज़ टू पावर ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एंड और क्या था, और जो था वो 0 रेज़ टू पावर 0 था, और एक था इनफाइनाइट रेज़ टू पावर 0, और लास्ट जो था ना वो था 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े थे। तो ये 7 में से कोई सा भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन सकता है, ये 7 में से कोई सा भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन सकता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट निकालने जाओगे तो सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब समझ रहे हो ना, एक्स के जगह पर ए पुट कर देना है। फंक्शन में जहां जहां एक्स दिख रहा है ना वहां वहां डायरेक्टली ये वाला पुट कर दो पॉइंट। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 3 तरह के आंसर आ सकते हैं। या तो फाइनाइट आएगा, अगर फाइनाइट आएगा तो बोल देंगे कि यही इसका आंसर होगा, या तो इनफाइनाइट आएगा, अगर इनफाइनाइट आएगा तो हम बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो ये सातों में से कोई फॉर्म आएगा। और जब ये सातों में से कोई फॉर्म आ जाएगा ना तब जाके क्या करना होगा, ये मेथड्स यूज करना होगा, यूज मेथड्स, मेथड्स टू इवेल्युएट लिमिट्स, ठीक है। तो ये फिर आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा। और इसके लिए मैं आपको 7 क्या पढ़ाऊंगा, मेथड्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो सारे मेथड्स मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ इसी लेक्चर के अंदर, लेकिन सॉरी फॉर दैट अभी थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ेगा। नहीं वैसे आपको तुरंत यहीं से कंटिन्यू मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है। अभी कोई आए थे, जैसा कि आपको पता चला होगा, मैं बात कर रहा था अभी, तो कहीं किसी इमरजेंसी काम से मुझे जाना पड़ रहा है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को आकर के, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक। तब तक के लिए पढ़िए। हेलो हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ, तो आई एम बैक अगेन। जो काम था वो कंप्लीट हुआ, और मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको बता रहा था ना कि आप किसी फंक्शन का लिमिट निकालने जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये मैंने बताया था आई थिंक पहला ही लेक्चर में। ये जो पूरा चीज है इसका क्या मतलब, इसका मतलब है ये लिमिट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, यही मतलब है, बोलो है ना। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझ में आया। अब देखिएगा, अब यहां से यहां पहुंचने के लिए इस जगह से इस जगह पर पहुंचने के लिए हमने क्या यूज किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, समझ में आया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x जहां जहां था ना इस फंक्शन में उसके जगह पर x का वैल्यू a पुट किया, मतलब x का एग्जैक्टली a जो है x इक्वल टू एग्जैक्टली a मैंने पुट कर दिया। और पुट करने पर ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, हो सकता है कि आपको पुट करने पर डायरेक्टली फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, तो अगर फाइनाइट वैल्यू मिलेगा ना तो उसी को उस फंक्शन का लिमिट बोल देंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। वही आंसर हो जाएगा और लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर इनफाइनाइट आ जाएगा तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना।
या तो फिर थर्ड केस ये हो सकता है कि कोई ना कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिले, ये सातों में से कोई ना कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाए आपको। तो अगर इन सातों में से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा ना, उस केस में हम लोग यूज करेंगे क्या, मेथड्स। अब ये कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो मैं 7 मेथड्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। वो 7 मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि फॉर्म क्या बनेगा। समझ में आया। और कई बार तो ऐसे भी होंगे कि एक क्वेश्चन दो तीन मेथड से भी हो रहे हैं, तो जो भी मेथड यूज होने वाला होगा वो आप कर लोगे, ठीक है। समझ में आया। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको बाय प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा वो प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ ऐसे याद रखो कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हम लोग 7 मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला तो मतलब ये मेथड में मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी एक मेथड ही हो जाता है। जैसे मान लो कि ये मैं पूछ दूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, और यहाँ सपोज है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2, ये समझ में आया, ये पूछ दिया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहले लगाना है। हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लगाना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या कि एक्स जिस पॉइंट को टेंड कर रहा है ना, उस पॉइंट को एक्स के जगह पुट कर दो, दैट्स इट। यही होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब। तो अगर ये फाइनाइट बनेगा तो वही आंसर हो जाएगा लिमिट का, इनफाइनाइट बनेगा या माइनस इनफाइनाइट बनेगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इनमें से कुछ बनेगा तो फिर मेथड यूज करना पड़ेगा। समझ में आया। तो यहाँ पुट करके देखना, यहाँ पुट करेंगे एक्स के जगह पर 2, ये बनेगा 4, और यहाँ अगर 2 पुट करेंगे तो -8, और यहाँ अगर पुट करेंगे तो ये तो एज इट इज 2 है कांस्टेंट, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां ना 2 पुट करना है। ये क्या बना, ये बना -2 बना ना, क्योंकि 6 और -8, तो -2। तो -2 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट, ठीक है। देयरफॉर ये जो लिमिट आया ना, इसका जो लिमिट आएगा वो -2 के ही बराबर हो जाएगा, तो -2 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस लिमिट का आंसर हो गया। समझ में आया। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही आ गया। लेकिन कभी कभी इनफाइनाइट बनेगा तो बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर, और इनमें से कुछ आ जाएगा, तब अपने को मेथड्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आया। वो सारे मेथड्स मैं बेसिकली आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होगी। देखिएगा, यहाँ पहला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे ना, पहला मेथड क्या है, वो है फैक्टराइजेशन। क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जैसे मैं आपको से पूछ दूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है, एक्स टेंड्स टू 1, और यहाँ सपोज है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ln x, ठीक है। और यहाँ पर सपोज लिखा हुआ है माइनस ln x, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, -1, ठीक है, यहाँ प्लस ln x, और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ है। समझ में आया। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना, ये पहले 1 पुट करके देखो, 1 अगर पुट करोगे यहाँ तो 1 बनेगा, और यहाँ 1 पुट करोगे, यहाँ 1 पुट करोगे तो ln 1 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ ln 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो 0 बन जाएगा। और ये 1 - 1 0, ऊपर क्या बना, ऊपर बना 0, और नीचे भी अगर 1 पुट करोगे तो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0। ये 0/0 फॉर्म बन गया ना। तो फिर यहाँ पर क्या करना होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म यूज करना होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, सॉरी, मेथड्स यूज करना होगा। क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया ना, क्या बना, ये थर्ड वाला आंसर आया ना, तो फाइनाइट आया ना इनफाइनाइट आया, क्या मिला, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिला। इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसे ही मिलेगा अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, तो फिर आपको क्या करना है, मेथड्स यूज करना है। तो मेथड्स क्या यूज करोगे, तो फैक्टराइजेशन भी एक मेथड होता है, तो यहाँ फैक्टराइज कर सकते हो इसको बेसिकली। कैसे फैक्टराइज करें, तो देखिएगा, इसको मैं ऐसा करता हूँ ना, ये क्या है, ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहाँ देखना एक्स स्क्वायर -1 है ना, इसको एक जगह ले लो, एक्स स्क्वायर -1, ठीक। अब यहाँ से हम x कॉमन ले सकते, नहीं ln x कॉमन ले सकते हैं, माइनस ln x कॉमन ले लो, माइनस ln x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x और -1, बोलो हाँ है ना, और नीचे क्या है x -1,
ठीक, अब देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, मतलब वही एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये तो सबको पता है ना, समझ में आया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो ये दोनों को वैसे ही लिख दो। ठीक है, ये दोनों को वैसे ही लिख देते हैं, क्या बनेगा बताना, ये है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और माइनस ये क्या है, ln x इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, यही। अब देखना x माइनस वन यहाँ भी है, x माइनस वन यहाँ भी है, तो दोनों कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह से x माइनस वन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, x टेंड्स टू वन, x माइनस वन कर लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस वन, और यहाँ बचा माइनस ln x, बोलो हाँ, ये बचा, और नीचे क्या है, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक, तो x माइनस वन कैंसिल। अब कैंसिल क्यों कर पा रहे हैं, आप बोलोगे कि x की जगह वन रखेंगे तो ये जीरो बन गया, और ये जीरो बन गया, तो जीरो से जीरो तो हम काट ही नहीं सकते हैं, आप बोलोगे ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जीरो मल्टीप्लाई बाय टू लिखा हुआ है, बाय जीरो लिखा हुआ है, तो आप जीरो से जीरो काट के ये टू नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। अगर ये एग्जैक्टली जीरो रहेगा ना तब नहीं ना काट सकते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि x टेंड्स टू वन, मतलब x की जगह या तो वन प्लस आएगा या फिर वन माइनस आएगा, यहाँ भी वन प्लस आएगा या वन माइनस आएगा, मतलब ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये भी एग्जैक्टली जीरो नहीं है, तो हम इसको काट सकते हैं, समझ आया ना, इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली जीरो नहीं बन रहा है ना, एग्जैक्टली जीरो रहता है तब नहीं काट सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एग्जैक्टली जीरो नहीं रहेगा तब हम काट सकते हैं, समझ में आया। तो यहाँ आपको पता है कि ये एग्जैक्टली जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि x टेंड्स टू वन है, मतलब अगर LHL निकालने जाओगे तो वन माइनस पुट करोगे, और RHL निकालने जाओगे तो वन प्लस पुट करोगे। तो यहाँ देख लो, एक चीज और ध्यान रखना कि हर बार आपको LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के केस में तो और नहीं, ठीक है, LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आया ना। देखिए, तो यहाँ अब क्या बना, अब बन गया आपको लिमिट x टेंड्स टू वन, और यहाँ है x प्लस वन और माइनस ln x अपॉन x प्लस वन। अब जरा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना, क्या फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, अगर फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो हम फिर कुछ ना कुछ मेथड लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फिर से करेंगे, तो अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर लिमिट लिखना छोड़ देते हैं, जैसे इसका वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट यहाँ करते हैं तो लिमिट LIM ये जो लिखा है मैंने, ये लिखना छोड़ देते हैं, लिमिट का वैल्यू पुट करो, यहाँ हो जाएगा वन, और ये प्लस वन पहले से है, और ln वन, तो ln वन का वैल्यू तो जीरो होता है ना, पता है ना, ये ln वन हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, ये वन प्लस वन, ये क्या बना, इसका वैल्यू तो जीरो, तो ये ऊपर बना टू माइनस जीरो अपॉन टू विच इज इक्वल टू वन। वन क्या आया, वन एक फाइनाइट नंबर आ गया ना, तो यही हमारा आंसर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सपोज ऐसे दे दिया लिमिट x टेंड्स टू, सपोज x टेंड्स टू टू, और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, यही दे दिया, हाँ, तो इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू टू, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लिख सकते हैं अपॉन x माइनस टू। अरे यार, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या बनेगा, ये जीरो, फोर माइनस फोर जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाई जीरो क्यों बन गया ना, मतलब कुछ ना कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा। अब मेथड क्या यूज करें, तो फैक्टराइज कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और नीचे एक्स माइनस टू है, ये कट सकता है क्योंकि एक्स टेंड्स टू टू है, मतलब ये एग्जैक्टली जीरो नहीं बनेगा, तो कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या हमारा क्वेश्चन बन गया, अब क्वेश्चन बन गया एक्स टेंड्स टू टू और एक्स प्लस टू। अब लिमिट पुट करके देखो, लिमिट पुट करके देखोगे तो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर अगर मिलेगा तो वो आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइट मिलेगा तो बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा तो फिर से हमको मेथड यूज करना होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ हम पुट करेंगे x का वैल्यू टू, तो टू प्लस टू विच इज इक्वल टू फोर, फोर क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, समझ में आया। अरे समझ में आया, फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टराइज करना, ठीक है, क्या करना, फैक्टराइज करना, दैट्स इट, ये हो गया पहला मेथड। ये सब एग्जाम्पल में लिख सकते हो इस मेथड के साथ में, मैं एग्जाम्पल भी करवाते चलता हूँ, और क्या।
समझ में आया ना? सेकेंड मेथड जो होगा ना वो होगा आपका रेशनलाइजेशन। क्या हो जाएगा? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन यही स्पेलिंग होता है ना? रेशनलाइजेशन हो गया। तो रेशनलाइजेशन और फिर क्या हो जाएगा? थर्ड, डबल रेशनलाइजेशन। डबल रेशनलाइजेशन। समझ में आया? तो रेशनलाइजेशन का मतलब या तो सिर्फ न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं या तो डिनोमिनेटर का सिर्फ रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, ये हो गया इसका मतलब। और डबल रेशनलाइजेशन का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक साथ रेशनलाइजेशन। देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसका एग्जांपल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू सपोज 0 और √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स लिख लो। ठीक है, ये समझ में आया? ये हो गया। और इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू a है और यहां लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x एंड माइनस √3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x और यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट x। ये है। अब बताना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्या है? ये ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है और ये डबल रेशनलाइजेशन का। तो पहले ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। पहले आप क्या करो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे भाई तो यहाँ क्या आएगा, x जहां जहां है वहां 0 रखो तो ये बनेगा √2 और ये तो 0 हो गया √2 माइनस √2 अपॉन 0 मतलब 0/0 बन गया जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। जब रूट दिखे ना ऐसा रूट वाला क्वांटिटी तो उस केस में मतलब 99% केस में आप कह लो कि रेशनलाइजेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखना अगर x की जगह पर a रखेंगे तो a रखेंगे तो ये 2a और a 3a बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन जाएगा 3a और माइनस यहाँ अगर a रखेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट के अंदर 3a और यहाँ नीचे क्या बनेगा, x की जगह पर a रखेंगे तो क्या बनेगा 4a बनेगा ना, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर 4a तो a के लिए तो 2, ये 4 के लिए तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 √a बचेगा और यहाँ a पुट करेंगे तो माइनस यहाँ भी 2 √a बचेगा। तो ये क्या बन गया 0/0 फॉर्म फिर से बन गया कि नहीं बन गया, मतलब यहाँ भी अपने को मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन यूज कर लो, यहाँ पर डबल रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब कि कोई एक हो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन या डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो यहाँ न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि रूट वाला क्वांटिटी न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करोगे और यहाँ दोनों जगह है तो दोनों का रेशनलाइजेशन करोगे। समझ आया? मैं पहले ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना। तो देखना लिमिट x टेंड्स टू लिखा हुआ है 0 और ये है √2 प्लस एक्स और माइनस √2 अपॉन एक्स। तो यहाँ क्या लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स और माइनस √2 अपॉन एक्स और ये न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे, इसको में मल्टीप्लाई करोगे यही चीज से लेकिन यहाँ बीच साइन चेंज करके ऐसे 2 रेशनलाइजेशन तो आता होगा यार, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब जो चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये कर दिया। समझ में आया? तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो 2 प्लस एक्स हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ देखना ये आ गया x इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स और प्लस √2, यही बोलो हाँ। यहाँ क्या है ये -2 और 2 तो गया। ठीक, और फिर ऊपर जो x बचेगा अकेले वो x इस x से भी खत्म हो जाएगा क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, एग्जैक्टली 0 थोड़ी है, टेंड्स टू 0 है मतलब यहाँ 0 प्लस या 0 माइनस आएगा, मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी है तो नॉन जीरो क्वांटिटी कट सकता है ना, 0/0 रहता है तब नहीं कटता है, मैंने बताया था।
तो ऊपर क्या आखिर क्या बचा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड 1 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बचा। अब x का वैल्यू पुट करो, लिमिट का वैल्यू जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो बेसिकली। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो कि क्या आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 बाई ये बनेगा रूट 2 प्लस रूट 2 एंड इट विल बिकम 1 बाई 2 रूट 2, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, ये कहो या फिर इसमें भी रेशनलाइजेशन लगा सकते हो। तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 बाई 4 आंसर आ जाएगा। तो रूट 2 बाई 4 कहो या ये कहो, आखिर है तो फाइनाइट नंबर ना, इसीलिए यही आंसर हो गया इसका। समझ में आया कि नहीं है, बोलो। सिंपल है यार, समझ में आया ना, ठीक। ये पहला क्वेश्चन तो डन हो गया, रेशनलाइजेशन का एग्जांपल लिख लेना ये वाला। अब डबल रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन क्या है, इसको देखिए बनाते हैं। डायरेक्ट मैं रेशनलाइज करके लिखता हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू लिखा हुआ है a और यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक, ये है। तो हम जब न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर का, तो हम क्या लिखेंगे, इस न्यूमरेटर के साइन चेंज करके यहाँ प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। अब नीचे भी यही सेम चीज नीचे भी छाप देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ठीक। ये तो न्यूमरेटर का हो गया। अब डिनोमिनेटर का भी रेशनलाइजेशन लगे हाथ कर लो। तो ये वाला जो है ना, इसी का साइन चेंज करके, मतलब ये बीच में प्लस करके और यहाँ नीचे लिखोगे और यही चीज ऊपर भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। और यही चीज ऊपर भी हम लोग छाप देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको दूसरा प्लस लिखना चाहिए ना, 3a प्लस एक्स और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये कर दिया, ठीक हो गया। यहां से देखना, यहां से देखिएगा ये वाला, ये देखना, ये और ये जो दोनों हैं, ये क्या बन गए, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह यहां देखना, ये वाला और ये वाला, समझ में आ रहा है, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो इन दोनों का फिर क्या है कि है तो सब प्रोडक्ट में ना, समझ में आया, है तो सब मल्टीप्लीकेशन में, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी लग जाएगा, समझ में आया कि नहीं यार। और ये दोनों जो है ये एज इट इज रह जाएंगे, ठीक। यहाँ बताना लिमिट x टेंड्स टू a और ये देखना, ये और ये होगा तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, a प्लस 2x बचेगा और माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 3x बचेगा, ठीक। तो ये दोनों ब्रैकेट तो आसानी से सॉल्व हो गए, इसको एज इट इज छाप दो, ये क्या हो जाएगा, इसको दूसरा कलर से छाप देते हैं, ठीक। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस a, सॉरी उल्टा लिखा गया ना, 3a प्लस x, 3a प्लस x और प्लस 2 रूट x, यही है, ठीक हो गया। अब उसी तरह डिनोमिनेटर में देखना, ये और ये फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, सिंपली 3a प्लस एक्स बचेगा और माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x, 2 का स्क्वायर 4 और रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों ब्रैकेट तो सॉल्व हो गए, ये एज इट इज छाप दो, ठीक। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ब्लू हैंड, ये चमका। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट, खत्म। देखना यहाँ क्या आया, न्यूमरेटर में देखना क्या आया, ये माइनस एक्स ना, a माइनस एक्स बनेगा, इसी में लिख दो क्या, इसको 2x माइनस 3x, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, माइनस एक्स लिख देते हैं, तो a माइनस एक्स बन जाएगा ना। अब यहाँ देखना x और माइनस 4x, तो ये माइनस 3x बनेगा ना, इसको हटा के मैं क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस 3x, बोलो है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो, अगर फिर से इंक्रीमेंट फॉर्म बनेगा तो कुछ ना कुछ फिर से काम करना पड़ेगा।
और देखो ना इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 0 बनेगा, और 0 गुना 0, 0 गुना ये वाला पूरा 0 न्यूमरेटर, और यहाँ भी अगर ए रखोगे तो ये 0 बनेगा, तो इसको भी 0 बना देगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। लेकिन आप देखो ना यहाँ से 3 कॉमन भी तो कर सकते हैं, ये 3 जैसे ही आप कॉमन करोगे तो जादू हो जाएगा। 3 कॉमन करोगे तो ये a माइनस एक्स, a माइनस एक्स पूरा खत्म हो जाएगा, तो जो 0/0 बना रहा था वही खत्म हो गया, तब तो क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये क्या है 1/3 यहाँ रह गया, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, अब जो है 0/0 मतलब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। x का वैल्यू a पुट करो तो यहाँ क्या बनेगा, न्यूमरेटर में क्या बनेगा बताना, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ a पुट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4a, समझ में आया, 3a प्लस a हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, जहां जहां x चमक रहा है वहां वहां पर आपको क्या कर देना है, सिर्फ a पुट कर देना है, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2a, और यहाँ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3a, यही। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो, ये लिमिट अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। ठीक, यहाँ बताना क्या आया, इसका आंसर ये तो 1/3 है ही है, और ऊपर क्या बनेगा, ये 3a और a क्या 4a, तो स्क्वायर रूट के अंदर 4a क्या बन जाएगा 2√a, 2√a और 2√a क्या हो जाएगा 4√a हो जाएगा, और नीचे क्या है देखना, ये रूट, ये क्या है स्क्वायर रूट के अंदर 3a और स्क्वायर रूट के अंदर 3a, तो 2 स्क्वायर रूट 3a हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3a, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3a, ये हो जाएगा। तो ये 2 से जो है ये 2 बार में तो गया, तो यहाँ क्या बचा 2/3 है ये, और ये रूट a है ऊपर, और इसको क्या लिख सकते हैं √3 इंटू रूट ए लिख सकते हैं, तो रूट ए से रूट ए फिर से गया, तो यहाँ आंसर क्या आया, आंसर जो आया ना वो आ गया 2/3√3, ये आंसर हुआ, तो मैं ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन डबल रेशनलाइजेशन का। डबल रेशनलाइजेशन तो में आ गया ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रेशनलाइजेशन एक साथ, और रेशनलाइजेशन मतलब कोई एक ही कर रहे हैं, न्यूमरेटर का या फिर डिनोमिनेटर का। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। अच्छा, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। ये सब चीजें जो है आपको एग्जाम्पल में लिखते चलना है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ठीक हो गया। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में बता ही दूं क्या, वैसे आप अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो 11th क्लास में तो वहां आपको बताया गया होगा, और फिजिक्स में भी बेसिक मैथ्स के अंदर बता दिया जाता है वैसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कब यूज करना है यही तो बता दे, या फिर अलग से बाद में पढ़ लेंगे, बता दूं, चलो बता ही देते हैं यार। ठीक, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहीं पर बता देते हैं, और फिर जो भी नीचे लिखूंगा वो आपने क्या कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, देखिएगा आपको पढ़ाया गया होगा 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन का एक फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम, वो होता है एन सी जीरो प्लस NC1x, मतलब यहाँ जो है ना उसका पावर यहाँ आएगा, तो यहाँ x के पावर 0 तो 1 हो जाता है ना, इसीलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 1 है तो x के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x ही इसको लिखते हैं, प्लस NC2 और x के पावर 2 प्लस NC3 और x रेज़ टू पावर 3 प्लस इसी तरह आगे चलता रहेगा, और कहाँ तक जाएगा NCn तक जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर n। समझ में आया, बोलो समझ में आया ना। तो ये होता है क्या 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन का फॉर्मूला, जैसे आपको पता है ना 1 प्लस एक्स के पावर 2 रहेगा तो आपको निकाल लीजिएगा, 3 रहेगा फिर भी आपको याद होता है, 4 रहेगा तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, 5 रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है समझना, इफ एक्स जो है ना
x जो है वो बहुत छोटा हो जाए, x इज वेरी वेरी, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। अगर ये x जो है वो बहुत ही स्मॉल बन जाएगा, मतलब दैट इज x जो है ना, h का जो वैल्यू मैंने बताया था ना, कुछ वैसा बन जाए। x जो है वो बहुत ही मतलब स्मॉल बन जाए, अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू जो है वो 0.00000000001 टाइप इस तरह का बहुत स्मॉल नंबर बन जाता है। x क्या है, कोई बहुत ही स्मॉल नंबर है। n कुछ भी रह सकता है, कोई भी रेशनल नंबर भी रह सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि कोई नंबर अगर -1 और 1 के बीच में है ना, तो उसका पावर जितना बढ़ाते हैं ना, वो उतना ही 0 के करीब जाने लगता है, ठीक। जैसे मान लो कि 1/8 बहुत ही छोटा नंबर है, मतलब 0 के करीब नंबर है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं, लेकिन है छोटा नंबर। और इसका पावर मान लो कि 1 है तो ये 1/8 है, अगर 2 कर दी तो 1/64 बन गया, जो कि 1/8 से बहुत ज्यादा छोटा है, समझ में आया। और पावर 3 करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, पावर 4 करेंगे तो और ज्यादा छोटा, पावर 5 करेंगे तो और ज्यादा छोटा, समझ में आया। तो जितना पावर बढ़ाओगे ना, उतना ही ये छोटा होता चला जाएगा, ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ये बहुत ही छोटा नंबर पहले ही से है, उसका पावर अगर 2 करोगे या 3 करोगे या 4 करोगे तो लगभग एकदम 0 ही बन जाएगा, लगभग क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर x जो है ना वो बहुत ही स्मॉल नंबर होगा, तो ये 1 प्लस रेस्ट पावर n जो है ना, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बन जाएगा, nc0 का वैल्यू तो आपको पता है कि 1 होता है, nc0 कह लो या फिर ncn कह लो, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक। ncn या फिर nc0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। वैसे आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ncr का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। तो r के जगह पर 0 है, ठीक। तो यहाँ निकालो, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल तो समझ में आता है ना, 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आया। मतलब ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब ये 24, समझ में आया। और वैसे ही 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये कितना आ गया, 120 आ जाएगा। इसी तरह आगे भी, समझ में आया। 6 फैक्टोरियल लिखो तो 6 से 1 तक गुना करो, 7 फैक्टोरियल लिखो तो 7 से गुना करते करते 1 तक जाओ, उसका जो भी वैल्यू आएगा उस 7 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको आता होगा, नहीं आता है तो सीख लिए ना, ठीक। तो यहाँ nc0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हो, nc0 क्या लिखोगे इस फार्मूला से, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, n माइनस 0 क्या हो जाएगा, n ही होगा, तो n फैक्टोरियल माइनस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। तो nc0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये बताना, ये तो बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1, और ये क्या है, nc1 है, nc1 है, इसका वैल्यू याद रखना, nc1 कह लो या फिर ncn-1 कह लो, इसका आंसर हमेशा n होता है, ठीक। ये दो बातें आपको याद रखना है, ठीक, nc1 या ncn-1, ठीक। और ये भी जो होता है ना, ncn-r के बराबर होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है कि NCR जो है ना वो बराबर होता है NCn-r के बराबर, ठीक। वही यहाँ किया हुआ है, NC0 लिखो या फिर NCn-0 लिखो, n माइनस 0 n ही होगा, वही है NC1 मतलब NCn-1, तो ये दोनों, ठीक। तो इसका वैल्यू n आता है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, NC1 का वैल्यू n, और ये हो जाएगा x, ठीक, ये बना। और ये x का वैल्यू, अब ये x तो ऑलरेडी 0 के करीब है, मतलब बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करोगे तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा ना। जैसे मैंने बोला कि x बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब ये 1/8 जो लिखा था ना, इससे भी छोटा है। जब इसी का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 1/64 बन रहा है, जो कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया 1/8 से, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना, क्योंकि 0 के बहुत ज्यादा पड़ोस चल गया, समझा। तो उसी तरह ये 0 के बहुत करीब है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा करीब चल जाएगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 0 बन जाएगा। ये 0 बनेगा तो ये जो भी आएगा इसका वैल्यू वो 0 बन जाएगा, 0 इंटू इतना 0, और ये तो और भी 0 के करीब चल जाएगा, तो 0 इंटू इतना 0, ये 0 बनेगा तो ये सबको 0 बना देगा। उसी तरह आगे भी ये भी 0, x के पावर n भी 0 बन जाएगा, ये सब कुछ 0 बन जाएगा।
तो इसका वैल्यू सिर्फ यही दो टर्म के बराबर आ जाएगा, यही दो टर्म के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के पावर एन जो होगा ना, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स के बराबर आ गया। समझ में आया? ठीक, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इधर समझना। देखिए, अगर आपको ऐसा कभी लिखा हुआ रहे 1 प्लस डब्बा, 1 प्लस डब्बा और इसका पावर एन, इसका पावर एन, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसीलिए तो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, और ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यही हो गया। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगा ना, वो आएगा 1 प्लस ये एन को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। यहाँ भी तो वही है, ये 1 एज इट इज और ये एक्स में एन को मल्टीप्लाई कर देना, वही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन इंटू दिस डब्बा, यहाँ जो डबल रहेगा उसी में बस ये पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। तो ये होता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1 ही होना चाहिए। यहाँ ये क्या है, ये जो डब्बा है ना, जहां पर ये जो डब्बा है, यहाँ लिख लेना आगे मेंशन करके, यहाँ पर ये जो डब्बा है ना, डब्बा, ये जो डब्बा है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0, लगभग 0 के बराबर है, या फिर टेंडिंग टू 0 कह सकते हो। ठीक, समझ में आया? तो ये बहुत ही छोटा नंबर रहेगा, तो उस केस में हम ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। और क्या ध्यान रखना है, ये भी एक ध्यान रखना है कि यहाँ 1 होना चाहिए। दो बातें ध्यान देना है बेसिकली। पहला बात ये डब्बा टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर 1 होना चाहिए। समझ में आया? अब बोलोगे कि 1 नहीं होगा तब क्या करेंगे, जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो कि a प्लस एच के पावर n है, ठीक, और मैं कह रहा हूँ कि h टेंड्स टू 0 है, तो h तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, तब क्या करेंगे भाई, तब आप ऐसे कर लो ना, यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाओगे, यहाँ भी हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे कि इसका आंसर हो जाएगा a प्लस एन एच, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 होना चाहिए, अब यहाँ तो 1 है नहीं, तो हम क्या करेंगे देखना, तब फिर यहाँ आपको चालाकी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता है कि h टेंड्स टू 0 है, मतलब बहुत ही छोटा है, ठीक, तो यहाँ 1 नहीं है, लेकिन 1 नहीं है तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाओगे, 1 पहले बनाओ, 1 नहीं है तो 1 बनाओ। 1 कैसे बनेगा भाई, 1 बनेगा ऐसे, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन लीजिएगा तो कैसे होगा, a इंटू यहाँ 1 बन जाएगा और प्लस h बाई a हो जाएगा, बोलो हाँ ना। अगर a हम कॉमन किए तो यहाँ तो 1 हो गया और यहाँ h बाई a हो गया, देखो ना, गुना करके देखोगे तो ये a बन जाएगा और यहाँ h बन जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो और इसका पावर है n, इसका पावर है n, ठीक है, तो ये a के पावर n बाहर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a के पावर n तो बाहर आ गया, और यहाँ क्या बन गया, 1 प्लस h बाई a के पावर n, ये हो गया, बोलो हाँ ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो अब बताइए, यहाँ h क्या है, h बहुत छोटा नंबर है, ओकरा में कुछ उसे भाग दीजिए तो वो और छोटा हो गया ना, कोई नंबर है उसको मैं कोई नंबर से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो वो और ज्यादा छोटा हो गया, तो है तो आखिर छोटा, h भी बहुत छोटा था, a से डिवाइड कर दी, वो भी छोटा ही है, ठीक है, बड़ा नहीं हो गया। समझ में आया? तो यहाँ a के पावर n है, ठीक, और यहाँ आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ 1 है और h बाई a बहुत छोटा नंबर है, तो पावर को गुना में कर दो, ये 1 प्लस क्या लिख दोगे, n h बाई a, ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर वो ये आएगा, ना कि ये आएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो डायरेक्ट जो है आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मत लगाना। दो बातें याद रखना चाहिए, ये जो डब्बा है ना वो काफी स्मॉल होना चाहिए, और यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ आएगा तो उसको हटा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट। देखिएगा, इस पे एक नमूना दिखा दूंगा, चलो दिखाई देते हैं। चलो फॉर्मूला ही प्रूफ कर लेते हैं, इस पे एक फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक, और यहाँ x के पावर n माइनस a के पावर n लिखा हुआ है, नहीं, x के पावर n माइनस a के पावर n लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है x माइनस a, ठीक। तो आप लिमिट पुट करके देखो, 0/0 फॉर्म बनेगा, 0/0 फॉर्म बनेगा ना। अब बोलोगे आप कि 0/0 ही सब में बन रहा है,
तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें 0/0 सिर्फ बन रहा है, जरूरी नहीं है कि 0/0 ही सब में बने, ठीक है। और भी मेथड होते हैं सब इनडिटरमिनेट फॉर्म के सॉल्व करने के लिए, जैसे 0/0 फॉर्म का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये सारे मेथड्स हैं। और उसी तरह इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी ये सारे मेथड्स होंगे, ठीक है। और फिर 0 इंटू इन्फिनिटी अगर आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको सबसे पहले इन्हीं दोनों फॉर्म में चेंज करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में चेंज करते हैं, तब फिर ये सारे मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा अभी, बारी बारी से बताऊंगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से मेथड्स अपने को पढ़ने हैं, ठीक। इन सारे मेथड्स के बारे में एक बार जानकारी हो जाएगा ना, तो मैं फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म पर आऊंगा और फिर बताऊंगा कि इस तरह का इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो कैसे सोल्व करना है, कौन मेथड लगाना है, फिर इस तरह का इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो कौन कौन से मेथड लगाना है, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक। अभी के लिए आप परेशान मत होइए और मेथड समझिए ध्यान से, ठीक है। आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक। अब इसका फैक्टराइजेशन आता नहीं है हम अपने को अभी, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर LHL या RHL निकाल लीजिए। कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा ना तो उसका LHL और RHL दोनों सेम ही आएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हम LHL और RHL दोनों निकाल के दिखा देते हैं आपको, समझ में आया, दोनों ही निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको बेसिकली। तो देखिएगा अगर हम LHL लिखेंगे इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये चीज अपने को बताना है, तो ये आएगा कितना, मैं लिख दे रहा हूँ, ये आएगा आपको, ये n गुना में आ जाएगा और a के पावर n-1, ये आएगा आंसर, समझ में आया। और जहां पर n जो है ना, n कोई नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ में आया। नेचुरल क्या, रेशनल ही लिख लो, ठीक है। ये ज्यादातर मतलब नेचुरल नंबर ही लिख के दिया जाएगा आपको, समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताइएगा, LHL पहले लिखते हैं, LHL, LHL या RHL कुछ भी लिख लो, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस 3 और x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, ये होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, a माइनस का मतलब क्या हुआ, a माइनस h हुआ, तो जहां जहां x है वहां वहां a माइनस h पुट कर देंगे, ठीक। क्या पुट कर देंगे, a माइनस h, तो a माइनस h का हो गया पावर n, a माइनस h का पावर कितना हो गया n, और माइनस a के पावर n, और यहाँ हो गया a माइनस h, a माइनस h माइनस a, ये हो जाएगा। अब यहाँ आप लिमिट लगाओगे तो किस पे लिमिट लगाओगे, h पे, क्योंकि यहाँ x था तो x पे लिमिट लगाए थे, वेरिएबल x था। अब यहाँ वेरिएबल h है तो h पर लिमिट लगाएंगे, और h का लिमिट क्या होता है, टेंडिंग टू 0, ये होता है। तो यहाँ पर देखना, अब यहाँ h बहुत छोटा है, अब यहाँ हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर a जो है ना वो दिक्कत कर रहा है, ठीक। तो a को कॉमन ले लेंगे ना, समझ में आया। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a के पावर n बाहर ही आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस h बाई a के पावर n हो जाएगा, बोलो है, समझ में आया कि नहीं आया। और माइनस a के पावर n पहले से पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या है, माइनस a और a तो कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा माइनस h, ठीक। अब यहाँ देखिए ध्यान से, a के पावर n जो है ना वो क्या आ गया, कॉमन, a के पावर n क्या आ गया, कॉमन आ गया, a के पावर n कॉमन आ गया, a के पावर n मैं कॉमन लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, और a के पावर n कर लो कॉमन, या फिर डायरेक्ट करो ना, a के पावर n एज इट इज, और यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ बहुत छोटा है, यहाँ माइनस भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहेगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस से नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 1 माइनस एन एच बाई ए, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। और माइनस ए के पावर n है, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस h है, समझ में आया ना। देखो अगर a के पावर n यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर n और माइनस a के पावर n तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा क्या, आएगा देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ ये माइनस a के पावर n इंटू एन एच बाई ए, यही आएगा, और नीचे है माइनस एच,
क्योंकि a के पावर n और ये माइनस a के पावर n तो कैंसिल, और यहाँ a के पावर n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n बाई a आएगा, और नीचे माइनस से माइनस खत्म, h से h खत्म, तो ये क्या आया, अब लिमिट तो यहाँ, अब h कहीं तो है नहीं, तो लिमिट खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे h इधर रहेगा तब ना, h की जगह पर 0 रखोगे, अब तो यहाँ h है ही नहीं, खत्म हो गया। ये सिंपली किसके बराबर आ गया, a के पावर n माइनस 1, क्योंकि a के पावर n बाई a के पावर 1 है, यहाँ देखो, और इनटू में n है, यही आया ना। तो यहाँ क्या बन गया, ये तो ये n इधर लिख लो, और ये क्या हो जाएगा, a के पावर n माइनस 1, क्योंकि पता है ना a के पावर m अपन a के पावर n है, तो ये हो जाता है a के पावर m माइनस n, वही है a के पावर n अपन a के पावर 1, a के पावर n माइनस 1, तो ये हो गया। तो यही ना आंसर है, यहाँ देखो, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ है ना, ये समझ में आया, ये होता है। उसी तरह अगर RHL निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ देखना बस, RHL में क्या हो जाएगा ना, यहाँ R लिख दोगे तो a प्लस यहाँ पुट करोगे तो यहाँ a प्लस h हो जाएगा, अगली बार यहाँ a प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस h, तो यहाँ a प्लस h रखोगे तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, फिर से वही कॉमन लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ प्लस h होगा क्योंकि ये प्लस h बचा है, बस समझ में आ रहा है, सिर्फ प्लस या माइनस का फर्क था, ये प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, ये प्लस h बचेगा, फिर यहाँ वही बात, ये माइनस आएगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि a के पावर n और ये खत्म हो गया, ये प्लस में आएगा, और यहाँ पर ये माइनस आएगा ही नहीं, फिर से ये कट जाएगा, और फिर से यही चीज आएगा, पहले चल RHL सेम ही आया, मतलब इसका लिमिट जो है वो इतना के बराबर आएगा, और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे मैं पूछूं, सपोज लिमिट x रेज टू पावर x टेंड्स टू सपोज 5 है, या चलो 2 है, और x रेज टू पावर 5 माइनस 2 रेज टू पावर 5 अपॉन x माइनस 2 ऐसे दे दिया, तो कुछ इस तरह का है, बोलो हाँ है ना, a की जगह पर 2 है और n की जगह पर 5 है, इसका आंसर क्या लिखोगे, n इंटू, तो n की जगह 5 है तो 5 इंटू a के पावर मतलब 2 के पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4, मतलब इसका आंसर क्या आया, 5 इंटू 2 रेस्ट पावर 4 कितना होता है 16, और ये 80, तो 80 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार, बताइए, सिंपल है ना। तो ये चीज आना चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया एक कह लो कि लिमिट है, ठीक है, तो ये याद रखना डायरेक्टली, कई बार कंपटीशन में जो है डायरेक्टली पूछ देता है, वैसे जेई में तो एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हलवा हो जाएगा ना जेई के सामने। तो ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसके भी क्वेश्चंस करेंगे हम आगे। अभी तो मैं बेसिकली आपको मेथड्स के बारे में समझा रहा हूँ ना, कि क्या क्या मेथड्स पढ़ने हैं, उनके नाम से अवगत करवा रहा हूँ, मेथड कौन कौन से हैं, बस देखिएगा। अब नेक्स्ट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बाद ये कितने हो गए, ये 4 हो गए ना, और 3, ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला हो जाएगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, यूज ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, यूज ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जस्ट अ सेकेंड, देखिए लगभग 1 घंटा होने वाला है। देखिए यूज ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो ये क्या होता है, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको बुझाता नहीं है क्या, आपको बुझाता है, देखो मैं बताता हूँ, जैसे x माइनस ए का होल, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो ये इसका वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। उसी तरह एक ये आइडेंटिटी होता है, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका क्या लिखोगे, इसका लिखोगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये आपको पता है, ठीक। उसी तरह अगर मैं लिखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर नहीं क्यूब, ये स्क्वायर तो हो गया ना, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब सब हो जाए, तो ये भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होता है जो कि आपको याद होगा, बोलो हाँ है ना। ये क्या होता है, एक्स माइनस ए और इंटू में हो जाता है एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, या फिर माइनस ए एक्स होता है, ये प्लस ए एक्स होता है, प्लस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर, ये दो आइडेंटिटी सबको याद रखता है।
अब मैं इसके बाद वाला आइडेंटिटी आपसे पूछता हूँ, इसके बाद वाला आइडेंटिटी आपसे पूछता हूँ, वो आइडेंटिटी एक्स के पावर 4 माइनस ए के पावर 4, ये क्या होगा। उसी तरह एक्स के पावर 5 माइनस ए के पावर 5 क्या होगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो देखना ना, ये मैं यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करो। जैसे ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब था, और हर जगह बीच में माइनस है, तो ये दोनों में एक्स माइनस ए कॉमन आ गया। ठीक, अब एक्स माइनस ए यहाँ जब कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इसका फिर लिख रहे हैं एक्स के पावर ए लिख रहे हैं, वो एक्स के पावर 1 लिख दे रहे हैं, मतलब पावर कम कर दे रहे हैं एक, समझ में आया, जैसे पावर 2 था तो पावर 1 हो गया, तो फिर ये ए है। ठीक, अब यहाँ देखना थोड़ा सा, अभी समझ में सब कुछ आ जाएगा आपको, डोंट वरी। यहाँ क्या हो जाएगा, ये x माइनस ए फिर से बाहर किया, तो यहाँ भी x माइनस ए बाहर करेंगे, यहाँ भी हम x माइनस ए बाहर करेंगे, कर लिया। इसके बाद क्या करना, यहाँ क्या किए हैं, x के घात 2 कर दिए, x के पावर 2 कर दिए, मतलब पावर 3 था ना, तो पावर 2 कर दिए, तो हम क्या करेंगे, x के पावर 3 कर देंगे, क्योंकि पावर 4 है, एक कम करना है, यहाँ पावर 2 था तो 1 कर दिए, यहाँ पावर 3 था तो 2 कर दिए। बीच में देखो माइनस वाला टर्म यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी टर्म नहीं है, कोई माइनस वाला टर्म है नहीं है, तो यहाँ भी कोई माइनस वाला टर्म नहीं आएगा, माइनस वाला था एक ही वो जो कॉमन किया है। ठीक है, तो वो कॉमन करने के बाद ये जो दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर कोई भी माइनस वाला टर्म नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ एक्स क्यूब था तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ एक्स के रेज़ टू पावर 4 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, एक्स क्यूब कर देंगे, समझ में आया। फिर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ए है और इंटू एक्स है, ए है इंटू क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिखे हम, जैसे यहाँ ध्यान से देखो ना, यहाँ ए के पावर, यहाँ पर क्या है, ए के पावर 1 और एक्स के पावर 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ बेसिकली आपको बताया ये क्या है कि एक्स स्क्वायर है ना, पावर एक कम करो, ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो। यहाँ ये जो है ना, पहले इसको मैं समझाता हूँ, फिर ये नीचे वाला आपको लिख के आ जाएगा। ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ से पावर एक कम किए, और ए के पावर 0 है, ए के पावर 0 मतलब 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में ये लिखा हुआ है, देखो एक्स के पावर 1 किए, मतलब पावर यहाँ से एक कम किए, और फिर ए की पावर बढ़ा दिए, जैसे ये पावर 0 था, अभी बार पावर 1 कर दिए, तो ये एक्स मिल गया। फिर इसके बाद वाला टर्म में एक्स के पावर 0, जैसे एक्स के पावर को घटा रहे हैं, एक्स के पावर 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया, और ए के पावर को बढ़ा रहे हैं, तो ये ए के पावर 0 था, ए के पावर 1 हो गया, फिर ए के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, तो ये वाला चीज क्या यही नहीं है, ये ए के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा एक्स के पावर 0 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए मतलब ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर, क्या यही चीज यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, मतलब एक्स के पावर हम धीरे धीरे घटा रहे हैं और ए के पावर को बढ़ा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ बताना, उसी तरह यहाँ समझना, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3, क्योंकि 4 था तो यहाँ 3 पर आए, और फिर प्लस, अगली बार एक्स के पावर को घटाएंगे तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा, और ए के पावर को बढ़ाएंगे, यहाँ ए के पावर 0 है ना, यहाँ ए नहीं है, मतलब ए के पावर 0 है, तो ए के पावर 0 है तो ए के पावर 1 करेंगे, मतलब ए आएगा और एक्स के पावर को घटाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, समझ में आया। उसी तरह अगला वाला टर्म क्या होगा, तो ए के पावर को बढ़ाएंगे तो ए के पावर तो ए के पावर 2 हो जाएगा, और एक्स के पावर को घटाएंगे तो ए स्क्वायर एक्स बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। और फिर नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा उसमें ए के पावर को हाईएस्ट कर देंगे, मतलब ए के पावर 3 हो जाएगा, और एक्स के पावर 1 है तो 0 हो जाएगा, तो एक्स के पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो वो ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, बोलो हाँ है ना, समझ में आया। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई, इसका फॉर्मूला लिख देंगे एक्स माइनस ए फिर से आएगा, लेकिन ध्यान रखिए माइनस रहेगा तभी, यहाँ अगर बीच में प्लस आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। ये क्या होगा बताना, अब x के पावर 5 है तो यहाँ हम x रेज़ टू पावर 4 लिखेंगे, ठीक है, और फिर x के पावर को घटाते चलना है और a के पावर को बढ़ाते चलना है, तो फिर a के पावर यहाँ कुछ, यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर a है ही नहीं, मतलब a के पावर 0 है, तो अगली बार a के पावर 1 आएगा, मतलब a आएगा, तो x के पावर 3 हो जाएगा, पावर एक कम कर दिया, तो फिर उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। और फिर नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, ए रेज टू पावर 3 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 0, मतलब ये, ठीक है। तो ये जो है ना वो किसका फॉर्मूला बन गया, वो बन गया इसका, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यहाँ समझना, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ
कि अगर आपको इसका आइडेंटिटी लिखना है x के पावर n का माइनस a के पावर n, जनरलाइज फॉर्म में लिख दे रहा हूँ इसी चीज को। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x के पावर n माइनस वन, x माइनस a पहले लिख लो, x माइनस a, ठीक है, x माइनस a पहले लिखना है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये पावर कम करके लिखो, x के पावर n माइनस वन लिख दो, ठीक है। वही क्या है ना, 5 है तो यहाँ 4 लिख दिया, 4 है तो 3 लिख दिया, 3 है तो 2 लिख दिया, 2 है तो 1 लिख दिया, ठीक है। तो वही x की पावर n है तो x की पावर n माइनस वन आएगा, और a के पावर 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा a के पावर 0, और प्लस नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट वाला टर्म आएगा उसमें x के पावर को और कम करेंगे, वो क्या हो जाएगा x रेस टू पावर n माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a के पावर को बढ़ाएंगे तो a के पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा x रेस टू पावर n माइनस थ्री, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इनटू में a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a के पावर 1 है, और प्लस नेक्स्ट वाला टर्म उसी तरह x रेस टू पावर n माइनस फोर और a के पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ाते चलेंगे, फिर प्लस क्या आएगा, कोई भी टर्म माइनस में नहीं आएगा, ध्यान रखें, ठीक। तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म में x की पावर तो खत्म हो जाएगा, मतलब x रेस टू पावर 0 आ जाएगा, और a रेस टू पावर क्या आ जाएगा, a रेस टू पावर ये 4 है, 4 मतलब ये 5 से थोड़ा सा कम, मतलब n माइनस वन, क्या हो जाएगा n माइनस वन, बोलो हाँ, ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ x की पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, ऐसे है। तो यहाँ क्या होगा, ये x माइनस a लिखोगे और ये पूरा यही चीज यहाँ छापोगे, ये वाला, ठीक, और फिर नीचे क्या है x माइनस a, तो ये x माइनस a तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम a पुट कर देंगे, x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू a पुट करेंगे तो क्या बनेगा, a के पावर n माइनस वन, इसी में ना पुट करना है x का वैल्यू, a के पावर n माइनस वन बनेगा, और फिर ये तो 1 है, और यहाँ क्या बनेगा a के पावर n माइनस टू, ये क्या बनेगा a के पावर n माइनस टू प्लस a के पावर n माइनस टू, और इनटू में a है, मतलब ये 1 है, तो ये फिर से a के पावर n माइनस वन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ध्यान दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे a के, आपको पता है ना a के पावर m और इंटू a के पावर n रहता है, ये दोनों अगर सेम है बेस तो इसका पावर ऐड हो जाता है, a के पावर m प्लस n हो जाता है, बोलो है ना। तो उसी तरह ये यहाँ बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, a रेज़ टू पावर n माइनस वन बन जाएगा, बोलो है ना। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, प्लस a रेज़ टू पावर n माइनस वन ही बनेगा, और जब यहाँ एक a पुट करोगे x का वैल्यू तो एक a रेज़ टू पावर क्या बनेगा, a रेज़ टू पावर n माइनस थ्री, और फिर से ये a स्क्वायर है तो फिर से ये मिला के क्या बन जाएगा, यहाँ n माइनस थ्री है और प्लस टू करोगे तो n माइनस वन, तो फिर से क्या बन जाएगा, a रेज़ टू पावर n माइनस वन बन जाएगा, बोलो है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है ना। उसी तरह प्लस एंड सो ऑन, सब कुछ n माइनस वन बनेगा, a रेज़ टू पावर n माइनस वन, सब जो है a रेज़ टू पावर n माइनस वन बन जाएगा। यहाँ भी ये तो जीरो है, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x रेज़ टू पावर जीरो है, मतलब x की जगह पर a रखोगे तो a के पावर जीरो तो 1 हो गया, और लास्ट वाला टर्म भी क्या बनेगा, लास्ट वाला जो टर्म होगा वो भी a रेज़ टू पावर n माइनस वन ही होगा, ठीक है। तो अब इसको ऐड करना है, तो ध्यान से देखो तो ये कितने टर्म्स हैं, तो जितने टर्म्स यहाँ होंगे उतने ही टर्म्स यहाँ होंगे, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। जितने टर्म्स यहाँ होंगे उतना ही टर्म्स यहाँ होंगे, तो बोलो देखो यहाँ अगर ये दो, यहाँ पावर दो है तो यहाँ कितने टर्म है, एक दो, यहाँ पावर तीन है तो कितने टर्म है, एक दो तीन, यहाँ पावर चार है तो एक दो तीन चार, यहाँ अगर पावर पांच है तो एक दो तीन चार पांच, पांच टर्म है। तो अगर यहाँ पावर n है तो ये कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे। तो n टर्म, n सेम टर्म है, जैसे दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो अगर चार बार करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार गुना दो कर दो, दो 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 अगर चार बार है, सेम सेम चीज चार बार है तो चार गुना दो कर दो। उसी तरह सेम सेम चीज n बार है तो n गुना इतना कर दो, n गुना क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर n माइनस वन। तो ऐसे भी आ गया, ये फॉर्मूला जो है ऐसे भी प्रूफ हो गया, समझ में आया कि नहीं। चाहे यहाँ से आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं देखने आ रहा है तो यहाँ से देख लो, जैसे a के पावर जीरो से शुरू हो रहा है और a के पावर n माइनस वन तक जा रहा है, तो कितने टर्म्स हुए, n टर्म्स हुए, नहीं समझ में आया। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो से शुरू करके और चार तक जाओ, जीरो से शुरू करके और चार तक जाओ, जीरो वन टू थ्री फोर, तो कितने टर्म्स बनेंगे, पांच टर्म्स बनेंगे। जीरो से स्टार्ट करके हम चार तक कोई चीज को काउंट करेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर, तो कितने काउंटिंग किए, पांच को हुए ना,
5 चीज हुए। उसी तरह ये 0 से हम n-1 तक काउंट करें तो एक ज्यादा ही आएगा ना, जैसे 0 से 4 तक काउंट किए तो एक ज्यादा आएगा, 5 को आएगा टोटल, 1 2 3 4। जैसे समझ लो कि 5 चीज है, उस पर नंबरिंग करना है और 0 से करना है, तो 0 1 2 3 4 तक नंबरिंग किए, वो टोटल 5 चीज पर नंबरिंग हो गया, लेकिन 4 ही तक हुआ। उसी तरह जब 0 से हम नंबरिंग किए n-1 तक, तो टोटल कितने चीजों पर नंबरिंग कर दिया, तो टोटल n-1 से एक ज्यादा, मतलब n-1 + 1, मतलब n चीजों पर मैंने नंबरिंग किए। ठीक है, तो ये टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, n इंटू इतना हो जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ है ना, तो ये हो गया। ठीक, तो ऐसे भी आपको प्रूफ करना है तो ये ध्यान रखना। ठीक, अब देखना, अब इसमें जो है ना ये जनरल फॉर्म तो लिख ही लेना ये वाला। ठीक, अब समझना यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में, जैसे आपको कई बार x, ये x² - 1 का पता होता है फॉर्मूला, x-1 इंटू x+1। उसी तरह x³ ये क्या हो जाएगा, वहीं पर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे x-1, और बस पावर कम करते जाओ। अगर यहाँ 1 है ना तो कुछ सोचना ही नहीं है, अगर यहाँ a है तो फिर भी सोचना पड़ रहा है ना, लेकिन a की जगह पर अगर 1 है तो कुछ नहीं सोचना है, बस यहाँ क्या है, पावर 3 है, तो यहाँ x-1 कॉमन किए, अब यहाँ x² लिखो। अब x² लिखने के बाद बस पावर कम करते जाओ, दैट्स इट। यहाँ क्या हो जाएगा, x² है तो x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, खत्म। और उसी तरह x⁴ है -1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, x-1 ऐसे इंटू क्या हो जाएगा, पावर कम करो, x⁴ और फिर x² लिखो, फिर x लिखो, फिर 1 लिखो, दैट्स इट। उसी तरह x⁵ -1 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, x-1 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, दैट्स इट। उसी तरह x⁶ -1 अगर लिखना होगा तो x-1 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा x⁵ ठीक है, पावर एक कम करना है, 6 है तो यहाँ 5 करेंगे, फिर कम करते जाएंगे एक, तो यहाँ x⁴ हो गया, x³ हो गया, फिर x² हो गया, फिर x हो गया, फिर 1 हो गया, दैट्स इट। अरे यार समझ में आया क्या, ये काफी आसान नहीं हो गया, ये यही आइडेंटिटी जो है ना बहुत बारी आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जिससे एक नमूना पेश करके दिखाते हैं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x⁵ -1/x-1 ऐसा है। तो पहला तो ये वाला आइडेंटिटी लगा सकते हो, क्या हो जाएगा, ये ऐसा समझ लो ना, ये x⁵ -1/5 लिखा हुआ है, मतलब 1 a की जगह 1 है और n की जगह 5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 गुना 1 की पावर 5 -1, मतलब इसका आंसर आ गया कितना, 5, ये आ गया। लेकिन दूसरा चीज क्या हो सकता है, आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी क्या होता है, x-1 का आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x-1 कॉमन, और ये क्या हो जाएगा, मतलब फैक्टराइज करेंगे तो x-1 एक फैक्टर आएगा, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, पावर कम कर दो, x⁴ प्लस x⁵ x² प्लस x+1, दैट्स इट। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, नीचे x-1 है, अब x-1 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x टेंड्स टू 1 एग्जैक्टली 0 नहीं बनेगा। अब क्या कर दो, लिमिट डाल दो, लिमिट डालोगे तो यहाँ 1 की पावर 4 बनेगा, 1 की पावर 3 बनेगा, 1 की पावर 2 बनेगा, 1 1, तो यहाँ 1 + 1 + 1 + 1 कितना बार, 5 बार, तो ये 5 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, वैसे भी 5 आ जाएगा। तो ये है आइडेंटिटी, तो कई बार आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज भी करना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना कि कई बार ऐसे भी होंगे कि एक ही क्वेश्चन 2-3 मेथड से सॉल्व हो रहे हैं, समझ में आया, तो कैसे भी कर सकते हो, जैसे ये देखो, इससे कर लिए, इससे भी कर लिए, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से भी करके दिखाया, इसको से भी कर दिया। ठीक है, आगे चल के मैं जब लॉपिटल पढ़ाऊंगा तो उससे भी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, ये सब इरेज करता हूं मैं। अब नेक्स्ट वाला जो है वो सिखाता हूँ। देखिएगा, नेक्स्ट वाला जो होगा ना मेथड, वो हो जाएगा लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ लव। अब ये कैसा मेथड है भाई, लॉ ऑफ लव। अब लॉ ऑफ लव में क्या है ना, ये जो नियम है वो क्या कहता है वो मैं लिख दे रहा हूँ। ये नियम बेसिकली ये ऐसे बुक में नहीं मिलेगा, समझ में आया ना, ये लॉ ऑफ लव मतलब ऐसे ही नाम दिया हुआ है समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो ये क्या होता है, तो लॉ ऑफ लव मेथड क्या है ना, कि इसमें हम लोग को मतलब क्या मैंने अभी बताया भी था स्टार्टिंग में, वही चीज मैं लिख रहा हूँ, वी लव क्या, इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट, आइदर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी हो सकता है और माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है। वी लव इनफाइनाइट इन डिनोमिनेटर, इन कहाँ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एंड जीरो इन, जीरो इन न्यूमरेटर। समझ में आया? वही चीज है, हम हमें मतलब पसंद है, वी लव मतलब हमें पसंद है इनफाइनाइट कहाँ डिनोमिनेटर में, और जीरो कहाँ पसंद है न्यूमरेटर में, दैट्स इट। इसीलिए तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट करते वक्त ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे वन बाई, अगर इनफाइनाइट रहेगा, वन ही नहीं कोई भी नंबर फाइनाइट नंबर रह सकता है, अगर डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है या फिर एन बाई कोई माइनस इनफाइनाइट है तो इसका आंसर जीरो हो जाता है, और न्यूमरेटर में जीरो है और इधर फाइनाइट नंबर है तो इसका भी आंसर जीरो आता है। तो यही चीज है, हम लोग डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी मिलता है तो खुश हो जाते हैं, मतलब वो हमें पसंद है, ठीक है। और एन ऊपर अगर जीरो है तो ये भी जीरो हो जाता है, तो ये भी अपने को पसंद है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ मैंने लिखी है, समझ में आया? जस्ट सेकंड, देखिए तो ये तो समझ में आ गया। देखिए इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको एक पेश करके दिखाता हूँ, इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं आपको पूछूं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब यहाँ सपोज लिखा हुआ है ऐसे 3x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज 6x माइनस 7, ऐसे लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें देखना, अगर इनफाइनाइट पुट करोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे, मैंने बताया ना कि सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके और देखना है कि क्या फॉर्म बनता है। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये इन्फिनिटी इंटू थ्री, इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी प्लस 5 मतलब ऊपर इनफाइनाइट बना और नीचे भी इनफाइनाइट बनेगा ना, ये इनफाइनाइट माइनस 7 तो इनफाइनाइट ही होगा। तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन गया, तो ये कुछ ना कुछ मेथड यूज करना होगा। तो मेथड क्या है? तो आप ऐसा करो कि आप ना x से डिवाइड कर दो, x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड कर दो, ठीक। यहाँ देखिएगा, अगर हम लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखते हैं यहाँ और x से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ तो 3 बचेगा और प्लस ये बनेगा 5/x। जैसे न्यूमरेटर में मैंने x से डिवाइड कर दिया, ये तो आता होगा ना, लिख दूं क्या? चलो लिख ही देते हैं, 3 प्लस 5 है और इतना बटा में x कर दिया, और यहाँ है 6x माइनस 7 और इतना बटा में x कर दिया। अब आपको ये तो पता ही होगा कि a माइनस बी बटा सी लिखा हुआ है, जहाँ यहाँ प्लस भी हो सकता है, a प्लस बी या a माइनस बी कुछ भी रह सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a बाई सी प्लस माइनस बी बाई सी। बेसिकली इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और x से x कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, ठीक है। एग्जैक्टली इन्फिनिटी थोड़े है, मैंने बोला इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आप काट नहीं सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली इन्फिनिटी थोड़े है, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये हमने काट देना है, ठीक है। ये काटेंगे तो क्या बनेगा 3 और प्लस यहाँ क्या बनेगा 5/x बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, ये x से x खत्म हो जाएगा तो 6 माइनस ये 7/x बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये लग गया, लॉ ऑफ लव लग गया, कैसे? क्योंकि अगर आप जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो ये 5/इनफाइनाइट बनेगा, तो नीचे इनफाइनाइट बने, वही तो हमें पसंद है, समझ में आया? तो अब लिमिट हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा 3 प्लस ये 5/इनफाइनाइट, x के जगह पे इनफाइनाइट पुट करना है तो 5/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, और उसी तरह ये 6 माइनस 7/इनफाइनाइट, तो ये भी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/6 मतलब हाफ, 3/6 मतलब हाफ आंसर आएगा ना, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं? तो ये जो हुआ ना वो लॉ ऑफ लव का कंसेप्ट पर बन गया, समझ में आया? उसी तरह आप ये क्वेश्चन को भी कर सकते हो, सपोज ऐसे मैंने दे दिया लिमिट x टेंड्स टू सपोज इनफाइनाइट ही है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है x² माइनस 3x प्लस 2, ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे लिख दिया सपोज 3x³ माइनस 4x प्लस 5, ये अब इसका आंसर क्या आएगा, तो आप खुद करना, x³ से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर देना, ठीक, x³ से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर देना, ठीक है। तो x³ से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 1/x बनेगा ना, ये क्या बनेगा 1/x, और ये माइनस ये 3/x² बनेगा, 3/x² और यहाँ बनेगा प्लस 2/x³, 2/x³
अब नीचे क्या बनेगा, यहाँ तो एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा तो ये 3 बनेगा, माइनस ये 4 बाई क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, 4/x² बनेगा और प्लस 5/x³ बनेगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी डालेंगे तो यहाँ तो ये 1/इनफाइनाइट बन गया, यहाँ भी 3/इनफाइनाइट, ये सब कुछ इनफाइनाइट बन गया, तो ऊपर तो 0 बन गया, ये 0 - 0 0, तो ऊपर तो 0, न्यूमरेटर क्या बन गया 0। अब यहाँ देखो ये तो 0 बन गया, ये 0 बन गया और ये नीचे 3, तो इसका आंसर क्या आया 0 आया। ठीक है, समझ में आया ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, और उसी तरह अगर इसको ऊपर कर दोगे और इसको नीचे कर दोगे तो फिर से वही हाईएस्ट जो पावर रहेगा ना उसको से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। तो हाईएस्ट पावर x की पावर 3 था, तो x की पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड कर दिए। ठीक, ये चीज आगे भी हम पढ़ेंगे जब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो फिर वो मैं फिर से ये चीज मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इस चीज को समझाने के लिए ये चीज बताना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इसको ऊपर मतलब बड़ा पावर ऊपर और छोटा पावर नीचे रहेगा ना, तो उसका आंसर इनफाइनाइट होगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में। और अगर पावर सेम रहेगा ना, पावर सेम रहेगा तो उसका आंसर बस एक्स के कोएफिशिएंट का आंसर होगा, मतलब एक्स के कोएफिशिएंट का ना हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का आंसर होगा। जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर तो 1 ही था ऊपर और नीचे भी हाईएस्ट पावर 1 ही था, तो इसका आंसर 3/6 होगा। अगर यही पूछ दूं कि यहाँ भी अगर स्क्वायर कर देते, मान लीजिए यहाँ भी अगर स्क्वायर कर देता, ठीक, तो देखो इसका भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका भी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब पावर सेम है, तो इसका आंसर हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाता, मतलब इसका आंसर यहाँ से 1 यहाँ से 3, इसका आंसर 1/3 हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर नीचे पावर ज्यादा रहेगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, और अगर ऊपर पावर ज्यादा रहेगा, मतलब इस चीज को उठा के ऊपर और इस चीज को नीचे लिख रख दीजिएगा, उसका आंसर फिर इनफाइनाइट आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, नहीं भी अगर समझ में आया तो डोंट वरी, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस मेरा ये मकसद है कि आप लोग जो यहाँ मेथड देख रहे हो ना, उसका मतलब समझ जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है ना, ये सारे मेथड जो है वो नाम सिर्फ सुन के न मत रहो, उसका मतलब भी कुछ न कुछ समझ के जाओ, इसलिए मैं साथ ये बताते चल रहा हूँ। बाकी तो फिर पढ़ेंगे ही, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग प्रकार के अनेकों प्रकार के क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। और लास्ट जो होगा ना, ये क्या है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला जो मेथड है ना, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं लगाना है, बोर्ड एग्जाम में ये लास्ट वाला मेथड नहीं लगाना है। वो है शॉर्टकट। वो क्या है, शॉर्टकट है, जिसको एल हॉस्पिटल बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अब ये हॉस्पिटल लिखाता है लेकिन हॉस्पिटल पढ़ते हैं। ठीक है, ये एल हॉस्पिटल लिखाता है लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल, या फिर इसी को कई बार लवेयर के लॉपिटल बोल देते हैं, लॉपिटल रूल, क्या लॉपिटल रूल, या फिर इसी चीज को कई बार हम लोग एल एच रूल बोलते हैं, एल एच रूल। ठीक है, एल एच रूल भी हम लोग बुला देते हैं कई बार इसी चीज को, समझ में आया ना। तो इसमें खासियत ये है कि ये तभी और तभी यूज करेंगे। ठीक है, ये जो है खासियत या फिर जो भी कह लो, इसकी कमी या फिर खूबी जो भी हो, जो भी कहना है कह लो आपके हिसाब से, लेकिन ये जो लॉपिटल रूल है ना, वो यूज तभी और तभी होता है जब फंक्शन का फॉर्मेट 0/0 बने या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बने। मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना, उन सारे में 0/0 बन रहा था या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा था। तो इन सारे क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते थे, लॉपिटल से, इस मेथड से इन सारे क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। वैसे ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो इस चीज की चर्चा, लॉपिटल रूल की चर्चा, ये 6 तो समझ में आ गया। अब लॉपिटल रूल की चर्चा थोड़ा सा बाद में करते हैं, क्योंकि इसके लिए डिफ्रेंसिएशन अगर आपने पढ़े हैं तो बढ़िया है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन अगर आपने पढ़े हैं तो ये चीज बहुत आसानी से समझ में आया। लेकिन डिफ्रेंसिएशन हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ना, अभी लिमिट पढ़ रहे हैं, फिर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर डिफ्रेंशिएबिलिटी, तब फिर डिफ्रेंसिएशन की बारी आएगी। तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट भी मुझे बताना होगा। ऑल्दो फिजिक्स के टीचर बेसिक मैथ में 11th क्लास में ही काफी हद तक इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन पढ़ा देते हैं, तो मुझे नहीं पता आपको आता है कि नहीं आता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन भी बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा इसको सिखाने में। ठीक है, वैसे मेथड बताना बहुत भारी चीज नहीं है, मेथड तो तुरंत खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।